बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज यूनिट 18 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के न्यू टॉपिक 18.5 ट्रांसमिशंस ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस इसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ट्रांसमिशन का जिक्र किया था जिसमें हम ट्रांसमिशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक सिग्नल की वायर्स के ज़रिए। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पहले जो हमारी कम्युनिकेशन होती थी वो खतूत के ज़रिए होती थी और वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद कुछ दौर सही है बेहतर दौर आया जिसमें वायर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो है वो जो होने लगी ट्रांसमिशन और पैगामात को पहुंचाया जाने लगा। फिर उसके बाद इंसान ने मज़ीद तरक्की की और उसने वायरलेस तरीके से थ्रू स्पेस रेडियो वेव्स के साथ जो है वो इंस्ट्रक्शंस को कॉम्पैक्ट करके उनको जो है वो ट्रांसमिट करके जो है मज़ीद कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको बेहतर बनाया। ठीक है, तो केबल्स और रेडियो वेव्स में भी यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, केबल्स भी जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर जाती हैं और रेडियो वेव्स भी जो हैं वो इनको लेकर जाती हैं, इनके साथ इंफॉर्मेशन होती है लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। लेकिन रेडियो वेव्स का फ़ायदा ये होता है कि वो वायरलेस तरीक़ेकार से स्पेस में जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है केबल्स में जो है जो हम करते थे तो उसमें हमें वायर्स की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो रेडियो वेव्स का ये अच्छा फ़ायदा है और उसके ज़रिए इंसान ने बहुत दूर दूर जो है वो पैगामात को पहुंचाना जो है वो बहुत मौसर तरीक़े से पैगामात को जो है वो पहुंचाया है। तो इसमें ये जो रेडियो वेव्स का तरीक़ेकार है ये रेडियो स्टेशंस वगैरह में, टीवी वगैरह में, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह में जो है यूज़ होता है। होता ये है कि जहाँ बहुत दूर एक किसी जगह पर जहाँ से आप पैगाम पहुँचा रहे हैं तो वहाँ आप माइक्रोफोन पर जो है वो साउंड वेव को जो है वो कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन जो है वो आपके साउंड को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो है एक मॉड्यूलेटर के ज़रिए कन्वर्ट करता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं ट्रांसमिटिंग एरियल की तरफ। ठीक है, थ्रू रेडियो वेव्स के ज़रिए जो है वो उस इलाके के उस एरिया के ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरफ जाते हैं। फिर वो ट्रांसमिटिंग एंटीना जिस एरिया में उसको पहुंचाना होता है, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, वहाँ उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, वहाँ उसको रिसीव करता है एक दूसरा एंटीना। फिर वो उसको जो है डीमॉड्यूलेट करता है, यानी कि उसका जो कहना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको दोबारा साउंड में कन्वर्ट करके आगे उसके साथ एम्पलीफायर। अच्छा, एक एम्पलीफायर यहाँ भी यूज़ होता है। उसकी वजह ये है कि जब हम किसी भी, अब आप देखें ये जो पूरा तरीक़ेकार है, यहाँ से साउंड वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेडियो वेव्स के ज़रिए एक एंटीने तक दूसरे एंटीने तक, एक एंटीने से दूसरे एंटीने तक जा रही है। फिर वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सर्किट में आता है और यहाँ मॉड्यूलेट हुआ है। मॉड्यूलेट से मुराद ये है कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया है साउंड वेव को और उसको रेडियो वेव के साथ जो है आगे भेजा गया है। अब ये यहाँ से रेडियो वेव से जो है उसको दोबारा साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे एम्पलीफायर को इस्तेमाल किया जाता है, जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है साउंड वेव की उसको कम ज़्यादा जैसी ज़रूरत हो वो आगे बनाकर भेजते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जगह, यहाँ भी एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है, यहाँ भी एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मौजूद नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है। इन दोनों को इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि यहाँ एम्पलीफायर इसलिए इस्तेमाल होता है उसको उसके जो कहना चाहिए मैग्नीट्यूड को उस हद तक पहुँचाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस ट्रांसमिटिंग एरियल से रिसीविंग एरियल तक बीच में रेडियो वेव्स के सिग्नल्स के ख़राब होने के चांसेस होते हैं, पैगाम जो है उसको लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो एम्पलीफायर के ज़रिए उसकी मैग्नीट्यूड इतनी बढ़ा दी जाती है कि इस एंटीने से इस एंटीने तक अगर कुछ डाटा लॉस हो तो वो कहना चाहिए कि परेशान ना करे, वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही डाटा लॉस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ जब मैग्नीट्यूड कुछ ज़ाया होता है
तो यहाँ आप पहुँचते पहुँचते तो वो उतना मैग्नीट्यूड पहुँच जाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। फिर यह एम्पलीफायर इसलिए इस्तेमाल होता है कि हो सकता है कि यहाँ मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो तो वो कानों को नुकसान दे, या मैग्नीट्यूड कम हो तो आवाज़ ही ना आए। तो एम्पलीफायर यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो साउंड वेव्स को कहने चाहिए कि उस मैग्नीट्यूड तक लेकर आता है जो कानों को अच्छी लगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेडियो वेव्स के ज़रिए ट्रांसमिटिंग एरियल तक पहुँचाया जा रहा है, जो उसको दूसरे रिसीविंग एरियल तक, रिसीविंग एंटीने तक पहुँचा रहे हैं और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल को दोबारा साउंड वेव में कन्वर्ट करके आपके कानों तक पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि यहाँ जो ट्रांसमिशन हो रही है वो स्पेस के ज़रिए हो रही है, बीच में कोई वायर मौजूद नहीं हो। बहुत दूर के इलाकों पर भी, लॉन्ग डिस्टेंस तक भी इस चीज़ को जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो रेडियो में और रेडियो में के अंदर भी बेसिकली यही चीज़ इस्तेमाल होती है। एंटीना जो है वो इन सिग्नल्स को रिसीव करके आपके लिए साउंड वेव में कन्वर्ट करके आपको उन सिग्नल्स को जो है वो पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर पूरी बताई गई है कि माइक्रोवेव जो कन्वर्ट करता है रेडियो स्टेशन तो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पर, फिर वो आगे एरियल पर जाते हैं। ठीक है, एरियल से दूसरे एरियल एंटीना की तरफ जो रिसीविंग एंटीना होता है, फिर वो रिसीविंग एंटीना आपके जो सिग्नल्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा आपके डिवाइस में उनको जो है साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके आपके लिए उसको देता है ताकि आपके कान उसको सुन सकें। दूसरी मिसाल जो रेडियो वेव्स की दी है वो फैक्स मशीन दी है। तो फैक्स मशीन में भी बेसिकली ये होता है कि एक फैक्स मशीन जो है वो उसको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक पल्स के तौर पर, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पर जो है एक फैक्स से दूसरे फैक्स की तरफ भेजा जाता है। फिर दूसरा फैक्स जब उसको रिसीव करता है तो उस स्कैन किए हुए पेज को दोबारा जो है वो आपके पेज पर उन सिग्नल्स को जो है पेपर पर उसी इमेज के तौर पर कन्वर्ट करके दोबारा प्रिंट करके आपको दे देता है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, जो आपने स्कैन किया है इमेज वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर दूसरे फैक्स पर जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पर रिसीव हो रहा है और फिर वो फैक्स मशीन उसको दोबारा इमेज में कन्वर्ट करके और प्रिंट करके आपको आपके सामने दे रही है। और ये काम जो है वो टेलीफोन लाइन के ज़रिए भी होता है जिसमें रेडियो वेव्स जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये पूरा यही तरीक़ेकार यहाँ बताया। आगे इन्होंने जो है वो सेल फ़ोन की मिसाल दी है। ठीक है, सेल फ़ोन में भी रेडियो टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। जो सेलुलर जो मोबाइल जो है जहाँ से कॉल जा रही होती है, तो जब कॉल मिलती है, ठीक है, तो यहाँ से जब आप कॉल करते हैं तो ये कॉल जो है वो आपके एरिए के, आपके जो सेलुलर जो भी कंपनी उसका जो एरिया होता है वहाँ जो एंटीना मौजूद होता है वो कहना चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है रेडियो वेव्स के ज़रिए उस एंटीने तक जाता है। फिर वो एंटीना जो है उसको मेन स्टेशन की तरफ भेजता है, जहाँ से ये होता है कि ये जो आपकी जो कॉल है वो किस एरिए के एंटीने की तरफ जो है वो भेजी जाए, क्योंकि एंटीने कहना चाहिए कि जो एरिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ एक मिसाल है, ठीक है ना, तो ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया, ये भी एक एरिया, ये भी एक एरिया, ये भी एक एरिया, तो इसका एक मेन स्टेशन होता है। इस एरिया से एक आदमी ने कॉल की है, इसकी कॉल इसके इस मेन एंटीने की तरफ आई है। अब ये किस एंटीने की तरफ भेजे, ठीक है, जो इसको ये कॉल कर रहा है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसका फैसला ये एंटीना नहीं करता, बल्कि यहाँ से मेन स्टेशन की तरफ जो है वो रेज जाती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स के ज़रिए। फिर वो जो है तलाश करके बताता है कि इसका जो मेन बंदा है वो किस एंटीने के पास है, तो वो फिर उस एंटीने की तरफ जो है वो आपकी कॉल को जो है वो डाइवर्ट करता है। फिर वो एंटीना जो है आपका जो रिसीवर है जिससे आपने बात करनी है उसके मोबाइल तक वो सिग्नल पहुंचाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इस बंदे ने कॉल की है, इसकी कॉल उस एंटीने तक गई है जो इसके एरिए में मौजूद है। फिर वो मेन
कहना चाहिए कि डाटा सिस्टम की तरफ गया जो सेलुलर कंपनी का है। फिर उन्होंने बताया है कि जिसको कॉल गई है वो कहाँ है, किस एरिया में, उस एरिया के मेन एंटीना तक वो सिग्नल गए और उसके बाद फिर उसके मोबाइल तक वो सिग्नल आए हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। इसमें सब रेडियो वेव्स ही इस्तेमाल हो रही होती हैं। आपके साउंड को जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है रेडियो वेव्स के ज़रिए। बीच में वायर्स कोई इस्तेमाल नहीं हो रही होती और फिर आखिर में जिसको आप कॉल कर रहे थे उस तक आपकी कॉल पहुंच जाती। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो मेन मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है जहाँ पर फैसला किया जाता है कि इस रे को जो है या इस रेडियो वेव को जो है इसका बंदा जिसको कॉल कर रहा है वो कहाँ है और उस एंटीना की तरफ उसको डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिसाल इन्होंने फ़ोटोफ़ोन की दी है। फ़ोटोफ़ोन एक ऐसी कहना चाहिए तरक्की याफ्ता डिवाइस है जिसमें आप आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी चेक करते हैं, तस्वीर भी देखते हैं। तो यूँ कहें कि जो आपका जो इमेज है, आपकी जो वीडियो है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है फ़ोटोफ़ोन में। ठीक है, तो ये था हमारा कहना चाहिए आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली ये देखा कि रेडियो वेव्स जो है वो किस तरह बग़ैर वायर्स के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 18 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के न्यू टॉपिक 18.6 ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने वायर्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसमिट करने के तरीक़ेकार को देखा था। उसके साथ साथ रेडियो वेव्स के ज़रिए वायरलेस तरीके से जो है हमने देखा था कि किस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब हम मोस्ट एडवांस तरीके जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए जिसमें हम लाइट को बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं कि हम किस तरह जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें लाइट के ज़रिए, उसको डिस्कस करेंगे। लाइट जो है वो वायर्स के अलावा और उसके बाद रेडियो वेव्स के अलावा इन दोनों माइक्रोवेव्स हों चाहे रेडियो वेव्स हों, ठीक है, चाहे वायर्स हों, इन तो तीनों से ज़्यादा बल्कि बहुत ही ज़्यादा जो है लाइट जो है वो स्पीड से चलने वाली चीज़ है। तो लिहाजा लाइट के साथ जो है किसी भी डाटा को जब कंपनसेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसको पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम टाइम में अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। एक चीज़ यानी ये कि स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है डाटा ट्रांसमिशन की। और उसके साथ साथ जब रेडियो वेव्स इस्तेमाल हो रही थी तो उसमें जब हम रेडियो वेव्स के साथ डाटा को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं तो हम जितना ज़्यादा डाटा बढ़ाते जाएं रेडियो वेव्स के साथ तो रास्ते में उसके लॉस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी आप यूँ कहें कि जैसे जैसे हम डाटा बढ़ाते जाएंगे रेडियो वेव्स के ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए, वैसे वैसे रास्ते में उनके लॉस होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में लाइट के ज़रिए जब सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है तो उससे फ़ायदा ये है कि आप उस पर कितना ही लोड क्यों ना दें, उससे फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला होता। और लाइट सिग्नल्स के ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन आपकी लाइट के ज़रिए बिल्कुल अच्छे तरीक़े से बहुत स्पीड के साथ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर के जो पैटर्न है, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो काम करती है, तो हमने उसको फाइबर ऑप्टिक्स में आई थिंक यूनिट 12 में हमने उसको तफसील से डिस्कस किया था। ठीक है, एक लो इंडेक्स का जो है अंदर मटेरियल जो है ग्लास मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रिफ्रैक्शन बहुत कम होती है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि लाइट जो है उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी तरह होती है। जैसे ही इंसिडेंट रे जो है उसका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो वो लाइट जो है फ़ौरन अंदर जो है वो रिफ़्लेक्ट करती रहती है। फिर होता ये है कि वो रिफ़्लेक्ट करती जाती है और आगे
जहाँ एंड तक उसे पहुँचना था वहाँ वो पहुँचती है। तो उससे लाइट के साथ साथ जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो बहुत जल्दी पहुँच जाती है, रास्ते में लॉस कम से कम होता है, और बहुत कम टाइम के अंदर ये चीज़ जो है जितना ज़्यादा डाटा हम भेज सकें वो वायर्स के ज़रिए चला जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। विजिबल लाइट वेव्स आर सब्सटेंशियली हायर इन फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स, क्योंकि वो हायर इन फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत तेज़ी से और बहुत सही तरीके से निकल जाती हैं। दिस इम्प्लाइज द लाइट बीम्स कैन कन्वे इंफॉर्मेशन फास्टर देन रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। एन ऑप्टिकल फाइबर वाज एम्प्लॉयड एज अ ट्रांसमिशन पाथ। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बनाई जाती है ताकि ट्रांसमिट हो सके, उसके ज़रिए लाइट और कहीं ज़ाया ना हो, ये ज़ाया होगी, ये ज़ाया होगी, लेकिन इस किस्म का उसको एंगल दिया जाता है जिससे अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहती है और डाटा हमारा आराम से जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, अ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर इज अ टाइनी स्ट्रैंड ऑफ हाईली क्वालिटी ग्लास दैट एब्जॉर्ब्स लेस लाइट। लेस लाइट को जो है वो बाहर से एब्जॉर्ब करता है, तो अंदर की लाइट जो है वो उसकी महफूज रहती है। ठीक है, बिल्कुल बारीक होता है, एक बाल की तरह ये तार होती है, ठीक है, जिसके अंदर से पूरी इंफॉर्मेशन जा रही होती है। लाइट एंटरिंग द कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर ट्रेवल्स स्ट्रेट एंड मीट्स द इनर वॉल। कोर से यहाँ से दाखिल होकर जो है वो इनर वॉल की तरफ जाती है, ठीक है, और वहीं से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए जो है वो आगे चलती रहती है। ठीक है, इफ़ द क्लेडिंग इंसिडेंट रे इज बिलो द क्रिटिकल एंगल सम लाइट एस्केप्स द फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके अंदर अगर जो क्रिटिकल एंगल जो है यानी इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम हो तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि उससे कम ना हो। ठीक है, a critical angle of incidence is one where all light is reflected into the fiber optics। इसका पूरा तरीक़ेकार, पूरा जो इसका है वो हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 12 में। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए जो है वो पूरा डाटा जो है, पूरा लाइट जो है वो अंदर जाती है और दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। ठीक है, और उसी पर जो हम डाटा को जो उसके साथ ट्रांसमिट करते हैं तो बहुत आसानी से डाटा जो है वो दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। It then proceeds in a straight path until it meets the inner wall again। यानी ये इसी तरह जाता रहता है, ठीक है, यूं जाता रहता है, ठीक है, and so on, वो आखिर तक पहुंचता है। The benefit of optical fiber is that it can be used to transmit very large amount of data। बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो लंबे डिस्टेंस तक बिल्कुल कम लॉस के साथ जो है पहुंचाया जा सकता है। The characteristic of fiber optics separates it from wire-based systems। ठीक है, वायर बेस्ड सिस्टम में बहुत चीज़ें जो है वो ज़ाया हो सकती हैं, और दूसरे के स्पीड बहुत कम, लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा और लॉस बहुत कम होता है। Whenever electric signals are transferred across wire, the signal loss rises in direct proportion to the increase in data rate delay। वही में जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हम जितना ज़्यादा डाटा उसको देते जाएं तो सिग्नल लॉस उतना ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता। एज अ रिजल्ट द सिग्नल्स रेंज इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, वायर्स में सिग्नल रेंज रिड्यूस हो जाती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता। लास्ट में ये जो बात कर रहे हैं ये मल्टी मोड केबल के बारे में बात कर रहे हैं। दो किस्म की केबल्स यूज़ होती हैं फाइबर ऑप्टिक्स में। ठीक है, एक सिंगल मोड केबल, इसमें अगर हम पिक्चर के साथ इसको देखें, हाँ, पिक्चर के साथ अगर हम इसको देखें तो ये होता बेसिकली ये है कि जैसे ये आप इसको समझ लें कि ये सिंगल मोड है। ठीक है, तो जो मल्टी मोड केबल होती है उसमें मज़ीद जो लेयर्स मौजूद होती हैं जो 10 टाइम्स थिकर होती हैं सिंगल मोड केबल के, उसमें होता ये है कि जब रिफ्रैक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो इस तरह, तो उससे होता ये है कि आगे इतनी लेयर्स मौजूद होती हैं जिससे चांस होते हैं कि वहाँ से अगर निकल गई तो अगली लेयर से, वहाँ से भी अगर निकल गई तो अगली लेयर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो मल्टी मोड केबल्स होती हैं उसमें चूँकि आगे लेयर्स होती हैं तो एक लेयर से अगर रिफ्लेक्ट होकर निकलने लगे, लाइट लॉस हो, तो दूसरी लेयर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उससे भी अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो तीसरी से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सिंगल मोड केबल्स के मुकाबले में जो मल्टी मोड केबल्स होती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की, वो 10 टाइम्स ग्रेटर थिक होती हैं।
ठीक है। उससे होता ये है कि लाइट लॉस यानी डाटा लॉस जो है वो कम से कम होता है और कम से कम रिफ्रैक्शन होती है और रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिससे डाटा आपका ज़ाया नहीं होता। ठीक है। आखिर में इन्होंने यहाँ बात शुरू की कंप्यूटर के बारे में। आगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो कंप्यूटर का थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू ले लेते हैं। कंप्यूटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेस करती है, डाटा को स्टोर करती है और फिर उस पर प्रोसेस करने के बाद आपके सामने उसका रिजल्ट देती है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं जिनको हम पहले भी जो डिस्कस कर चुके हैं। हार्डवेयर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, ये दो फंडामेंटल चीज़ें जिसको हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ये इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर के अंदर। हार्डवेयर का एक फ़िज़िकल अपीयरेंस होता है, ठीक है। उसमें सीपीयू आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है। ये चंद एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर की, ठीक है। और सीपीयू होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। माइक्रो प्रोसेसर यूँ कहें कि काम करने वाली असल चीज़ होती है जिसको जो कि कंप्यूटर के अंदर जो है एक ब्रेन की तरह काम कर रही होती है और कंप्यूटर को ये बात बता रही होती है कि उसने मुख्तलिफ काम किस तरह करने हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द यूनिट दैट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस एंड कैलकुलेट्स रिजल्ट्स। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है हर कंप्यूटर के, जो कि एक ब्रेन की तरह काम कर रहा होता है और कंप्यूटर को जो है वो ये बता रहा होता है उसने सारे काम किस तरह करने हैं। सॉफ्टवेयर को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो भी ज़रूर देख ली जाए। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इन्फॉर्म करता है हार्डवेयर को कि उसने काम कैसे करना है, किसी भी किस्म के जो काम आ रहे हैं उन पर अमल दरामद कैसे करना है। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इनेबल यू टू टाइप। ठीक है। अगर कोई प्रोग्राम आपने ऐसा डाला है जिससे टाइपिंग की जा सकती है तो वो अंदर हार्डवेयर को बताता है कि किस तरह लेटर्स को जो है टाइप करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक चीज़ है, ओएस, ठीक है, जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही होती है और डिवाइसेस को जो है आपस में कनेक्ट कर रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ और लिनक्स जो है वो बहुत मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। टुडे कंप्यूटर जो है आज की फील्ड में, आज के दौर में हर फील्ड में जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। हर जगह इनका काम है, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम इसके कंपोनेंट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसके स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह को, तमाम चीज़ों को तफसील से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।